नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जो विधानसभा चुनाव हो रहे उसमें एक बंगाल छोड़कर बाकी जगह बहुत सारी गड़बड़ नहीं है। जो कुछ बवाल खड़ा हो रहा है सिर्फ बंगाल में हो रहा है, और बंगाल में भी जो बवाल खड़ा कर दिया गया है वो एसआईआर के कारण है। एसआईआर का मतलब जो वोटर लिस्ट होती है उसमें स्पेशल रिवीजन, यानी जो वोटर लिस्ट पुरानी है, शायद 2003 में बनाई गई जो वोटर लिस्ट है, उसके बाद उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। तो इसके कारण कम से कम 20 साल ऐसे हो गए कि उसमें से जो जिनके नाम दर्ज हुए वोटर लिस्ट में वो अपना घर छोड़कर निकल गए, उस शहर से, उस राज्य से भी निकल गए। उन्होंने अपना पता बदल लिया है, या उनमें से कुछ लोग मर भी गए। यानी जो वोटर है लेकिन कागज पर है, वोटर लिस्ट में है, लेकिन वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए उनके आने की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे जब होता है तब उनके नाम से बोगस वोटिंग होना ये स्वाभाविक है, और ये बहुत दशकों से होते आया है। हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बूथ कैप्चरिंग होती थी। आज जो पोल वायलेंस बोलते हैं, चुनाव के समय जो हिंसा होती है उसका जिक्र होता है, लेकिन बूथ कैप्चरिंग की बात ज्यादा नहीं होती। एक समय ऐसा था कि बिहार या उत्तर प्रदेश में कुछ बाहुबली गुंडे, माफिया ऐसे खड़े हो गए थे जो अलग अलग पार्टियां और नेताओं से पैसा लेकर बूथ कैप्चरिंग करते थे। अभी तो ईवीएम में बटन दबाना होता है, उस वक्त जो पर्चा होता था, अपना वोट देने के लिए पर्चा होता था, उस पर्चे में अपने को चाहिए उस चुनाव चिन्ह पर आप मुहर लगाओ और फोल्ड करके डाल दो। तो बहुत सारे जगह ऐसे बाहुबली सीधे सीधे बूथ कैप्चर करते थे, और उनके गुंडे वहां का जो चुनाव अधिकारी होता था उसको डराकर भगाकर जितने चाहिए उतने वोट किसी भी नाम पर दे देते थे। और अगर जिंदा भी है, वोटर अगर जिंदा है और पहुंच गया बाद में, तो बोलते थे, वहां का अधिकारी बोलेगा कि आपके नाम पर तो वोट वोट हो गया। अब उसने वोट दिया नहीं है लेकिन उसके नाम पर भी वोट होता था। तो बाद में जब ईवीएम की बात आ गई, ये ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा प्रोवाइड की गई, उसके बाद बूथ कैप्चरिंग जो था वो कंट्रोल हो गया, लेकिन अलग तरीके आ गए कि समझो इस इलाके में वोटर काउंटिंग में, गिनती के बाद पता चलता है कि हमें इस बूथ पर यहाँ इतने कम वोट मिले, तो उस पार्टी के गुंडे मानते थे कि यहाँ के वोट तो हमें मिलने वाले नहीं है। तो अगले चुनाव में उस बूथ पर जो वोटर होते थे उनको वोटिंग के लिए जाने ही नहीं दिया जाता था, जाने ही नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोकल चुनाव भी बंगाल में ऐसे हुए कि जहां दूसरी पार्टियों के जो कैंडिडेट होते थे, उम्मीदवार होते थे, उनको अपना नॉमिनेशन, पर्चा भरने के लिए भी ऑफिस तक पहुंचने नहीं दिया जाता था। मुझे लगता है 2-3 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी दखल ली थी। बंगाल में स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए, जिला परिषद, ब्लॉक या नगर परिषद चुनाव हो गए थे। वहां 23,000, छोटा आंकड़ा नहीं है, 23,000 ऐसे चुनकर आए जिनके खिलाफ कोई उम्मीदवार था ही नहीं, और उनके खिलाफ कोई लड़ने वाला नहीं, इसलिए बिना वोटिंग के 23,000 लोग टीएमसी के चुनकर आए थे। तो ये तरीका था। तो उसमें एक बात है कि जो मरे हुए हैं या उस जगह छोड़कर निकल गए, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन वो वोटिंग के लिए आने की संभावना ही नहीं है, ऐसे लोगों के लिए बोगस वोटिंग उनके नाम पर करने की जो व्यवस्था पहले सीपीएम ने और बाद में टीएमसी ने खड़ी कर दी थी, उसी कारण से बंगाल देश का एकमेव राज्य ऐसा है
कि जहां 80% से ज्यादा वोटिंग होता था देश में, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, या पंजाब हो, या उत्तर प्रदेश हो, हम 60 के आसपास वोटिंग होते हुए देखते हैं। लेकिन बंगाल एक अजूबा है। बंगाल देश की चुनाव में एक ऐसा अजूबा है जहां 80% से ज्यादा वोटिंग होती थी। इसका कारण साफ है, जो वोटिंग बूथ है वहां जाकर बोगस वोटर लाए जाते थे, और जो मरा है या उधर रहता भी नहीं उसके नाम पर बिंदास वोटिंग होता था। अब इसमें ममता ने तो पूरे राज्य के कर्मचारी है उनको भी काम में लगाया था। चुनाव आयोग के पास अपने कर्मचारी नहीं होते। चुनाव आयोग जब चुनाव का आयोजन करता है तो केंद्र के या राज्य के जो कर्मचारी, लोकल कर्मचारी होते हैं, उनको ही चुनाव के आयोग में जुटाया जाता है। अब ये कर्मचारी अगर बंगाल के हैं तो उन पर ममता की पार्टी, ममता के गुंडे इतने हावी है या करप्शन में इतने भागीदार है कि उनके लिए टीएमसी जीतना जरूरी हो जाता है। गुंडे हो या सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस कर्मचारी हो, सबके सब मानो टीएमसी पार्टी बन गए। और इसलिए अगर एक्चुअली वोटिंग करने वाले वोटर नहीं है, उनके नाम काटे गए, तो टीएमसी को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये कहने के लिए, समझाने के लिए कोई बड़ा टेक्निक लाने की जरूरत नहीं है या कोई भविष्यवेत्ता लाने की जरूरत नहीं है। ममता ने चुनाव जीतने के लिए एक जो मशीनरी बनाई थी, वो वैसे पहले कुछ तौर पर लेफ्ट फ्रंट भी इस्तेमाल करती थी। ममता दीदी ने उसमें और सोफिस्टिकेशन लाया, और इसलिए जब बिहार चुनाव के पहले एसआईआर शुरू हो गया, वोटर लिस्ट में सुधार लाने का प्रयास शुरू किया चुनाव आयोग ने, तो सबसे पहले उस पर टूट पड़े राहुल गांधी। वैसे ही ममता दीदी टूट पड़ी थी। राहुल गांधी ने तो उसके खिलाफ एक बिहार में रैली वगैरह निकाली, मोर्चा निकाला, आंदोलन शुरू किया। लेकिन ममता दीदी ने पार्टी लेवल पर एसआईआर का विरोध शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सही ढंग से नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग राज्य सरकार के कर्मचारियों को एसआईआर में लगाकर दबाव बना रही है। उससे कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ गया। एसआईआर का काम करने वाले कुछ सरकारी कर्मचारी मर गए हैं। जो जो चुनाव आयोग सही ढंग से चुनाव हो इसके लिए कदम उठाता था, ममता दीदी उसके खिलाफ एक तो आंदोलन करती थी या तो कोर्ट जाती थी। कभी चुनाव आयोग के दरवाजे पर तो कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर ममता दीदी ने धरना तक दिया है। लेकिन उस सब में वो फंस गई। लेकिन ममता दीदी ने एक बात नहीं सोची कि अभी आज मैं बोल रहा हूं 5 अप्रैल की तारीख है, और अभी भी पूरी की पूरी बंगाल की वोटर लिस्ट क्लियर नहीं हुई है। इसका कारण खुद ममता दीदी है। उन्होंने जितने अड़ंगे लगाए, इसी कारण से जो टाइम पास हो गया, टाइम वेस्ट हो गया, उसके कारण अभी भी वोटर लिस्ट क्लियर नहीं हुई है। लेकिन कहा जाता है कि पूरे बंगाल में कम से कम 90 लाख से ज्यादा ऐसे बोगस वोटर, जिनके सर पैर कोई नहीं है, माँ बाप कोई नहीं है, जो मरे हुए गायब है, ये बोगस है। ऐसे 90 लाख वोटर काटे गए। तो ममता को इस पर आंदोलन करने से पहले एक बात सोचना जरूरी था, सोचना जरूरी था कि ममता की जो चुनाव जीतने की मशीनरी थी, सिस्टम थी, उसकी कबर कैसे खोदी गई, ये समझना, देखना जरूरी था ममता के लिए। अगर आंदोलन करना है, विरोध करना है, फिर भी जिसके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हो वो चीज है क्या, वो कहां से टपक पड़ी, ये समझना जरूरी है। जब 5 साल पहले बंगाल के चुनाव में एक माहौल बीजेपी ने खड़ा किया था, उसके बावजूद बीजेपी बुरी तरह से हार गई। 100 का आंकड़ा बीजेपी बंगाल विधानसभा में पार नहीं कर पाई।
फिर ये हुआ कि बीजेपी एक अलग पार्टी है हमारे देश में। बीजेपी एक ऐसी अलग पार्टी है जो अपनी जीत हो या हार हो उसका आत्म परीक्षण करती कि हम हारे तो क्यों हारे। हमने इतनी अच्छी तैयारी की थी, 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। अगर बीजेपी और अमित शाह उस वक्त अब की बार 200 पार बोल रहे थे तो वो मजाक नहीं था, उसका कोई आधार था। 200 पार नहीं, लेकिन 100 के पार, 120 वगैरह सीटें बीजेपी के आ सकती थी, लेकिन उतनी भी नहीं आई, सिर्फ 77 आई। और चुनाव के पहले, चुनाव के दरमियान और चुनाव के बाद जो बड़ी हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, उसके बाद कहां कहां हारे हैं, कितने वोटों से हारे हैं। अगर हमारा संगठन है, तगड़ा संगठन है, हमारे फॉलोअर्स यहां ज्यादा है, फिर भी हम हार गए, तो क्यों हार गए, आंकड़ों में कहां गड़बड़ हुई, उसका पूरा अभ्यास किया गया। और अभ्यास के दौरान ये पता चला कि ममता दीदी ने हर बूथ के लिए, हर चुनाव क्षेत्र के लिए एक ऐसी सिस्टम बनाई है जिसमें पुलिस है, जिसमें सरकारी कर्मचारी है, जिसमें पार्टी के गुंडे हैं, पार्टी के नेता है, वो सब मिलकर वोट चोरी करते हैं। असली वोटर को वोट ही करने नहीं देना है, और जो वोटर है ही नहीं उसके नाम पर तो वोट करना है। इस ढंग से ममता ने पिछला चुनाव जीता था। ये जब समझ में आया तो उसकी काट निकालने में बीजेपी लग गई थी। बीजेपी के बंगाल बाहर के समर्थक जो है वो लगे थे कि ममता के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगाने के सिवा चुनाव होना, यानी मतलब ममता को बंगाल दे देना है। लेकिन बीजेपी ने और बीजेपी के केंद्र सरकार में बैठे नेताओं ने अपना दिमाग लड़ाया था। राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चुनाव आयोग को इसमें पूरी ताकत दी जाए फेयर इलेक्शन के लिए, और जो गड़बड़ियां होती है वो चुनाव आयोग के माध्यम से रोकी जाए, तो ममता को हराना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ममता के साथ बंगाल की जनता नहीं है। डराया जाता है, धमकाया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, तो उस पर कैसे रोक लगाए। तो इसका मतलब ये था कि एक तो बोगस वोटर, मरे हुए वोटर लिस्ट में है लेकिन वो जिंदा ही नहीं है या हाजिर ही नहीं है, ऐसे लोगों को हटाया जाए। तो बोगस वोटिंग के लिए आधे से कम चांसेस रहते हैं। और 90 लाख वोटर अगर काटे गए, हटाए गए, तो आप समझो ये आए कहां से। चुनाव आयोग को अचानक पता चला ये ऐसा हो रहा है? नहीं दोस्त, चुनाव आयोग के पास बोगस वोटर कहां है उसकी लिस्ट देने वाला, कंप्लेंट करने वाला कोई तो होगा। तो 5 साल पहले अपनी हार के बाद बीजेपी ने जो अभ्यास किया, उसमें एक एक बूथ में कितने वोटर लिस्ट में नाम है लेकिन जिंदा नहीं है, हाजिर नहीं है, बोगस है, उनकी लिस्ट बनाकर एक एक बूथ के अनिवार्य अन्वय उसको कंप्लेंट की गई। इसलिए चुनाव आयोग ने जब शुरू किया बंगाल में एसआईआर, तब उनके पास मरे हुए कौन है, बोगस कौन है, घर छोड़कर गए हुए कौन है, उनकी पूरी जानकारी थी। और इसलिए बाकी राज्यों में जो चुनाव वोटर लिस्ट का सुधार है वो आसानी से हो गया, लेकिन बंगाल में नहीं हो पाया, क्योंकि जिनके नाम बोगस है इसलिए काटे जा रहे थे, उनको बचाने के लिए खुद ममता खड़ी हो गई, ममता की पार्टी खड़ी हो गई, ममता के गुंडे खड़े हो गए कि जो है ही नहीं उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो हमारे नाम काटे जा रहे हैं, और हम कौन है किसी को पता नहीं। तो एसआईआर के पहले बोगस वोटर कौन है, मरे हुए कौन है, इसकी पूरी लिस्ट पार्टी की लेवल पर तैयार हो चुकी थी, और बाद में इस पर तोड़ निकाली गई कि भाई वोटर लिस्ट को में सुधार लाया जाएगा, एसआईआर लाया जाएगा। और इसलिए ममता को देरी से पता चला
कि अपने जो वोटर है, पक्के वोटर है, जिन्होंने बंगाल को ममता का गढ़ बनाया जा रहा है, उनको ही खत्म किया जा रहा है। एक तरीके से एसआर का मतलब टीएमसी के लिए बंगाल में कब्र खोदी जा रही है। इसका जब साक्षात्कार हुआ तब ममता रास्ते पर उतर गए। बोगस वोटर को बचाना ममता के लिए जरूरी है। अगर बोगस वोटर हो गए तो ही उनके नाम पर बोगस वोटिंग हो सकती है। और इसकी लिस्ट 5 साल की मेहनत के बाद बनी और उसके खिलाफ चुनाव आयोग के पास भेजी गई, अलग अलग जगह पर भेजी गई और उसकी काट निकाली गई, उसका नाम एसआईआर। तो एक तरीके से एसआईआर ने, चुनाव आयोग ने जो एसआईआर इंप्लीमेंट किया, उससे ही टीएमसी की बंगाल में कब्र खोदी गई है। दोस्तों, चुनाव के परिणामों के बाद जीतो या हारो, आत्म परीक्षण इसीलिए आवश्यक होता है, जो अकेली बीजेपी करती है, बाकी की पार्टियां करती नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।